हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इंटीग्रल का लास्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम रेसिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे टू इवेल्युएट द रियल इंटीग्रल्स अराउंड यूनिट सर्कल। तो जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। दिस इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। हम इसका यूज किस में करने वाले हैं? टू इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ टाइप, जिस टाइप का इंटीग्रल हम लिख रहे हैं 0 to 2 पाई फंक्शन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, राइट। इस इन टाइप के इंटीग्रल को हमको इवेल्युएट करना यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा। हम सभी ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसे हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा मैं क्वेश्चन में देख रहा हूं, क्वेश्चन में कॉस थीटा साइन थीटा लिखा गया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम पोलर कोऑर्डिनेट से डील कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, हमने इस नंबर को कन्वर्ट किया पोलर फॉर्म में। तो x का हो जाएगा r cos थीटा और y का हो जाएगा r sin थीटा। r को हमने ले लिया कॉमन, तो ये cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि z को हम लिख सकते हैं r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो तीन तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमने तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के सीखे थे। हम z को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो लिखा गया है कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड सेम x प्लस आई वाई का एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब अगर हम एक यहां पर कंसिडर कर लें, मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को जब हम कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक होता है रियल एक्सिस। रियल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस जो होता है उसको रियल एक्सिस कहा जाता है, और एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x plus i y। The coordinate of this points are x y। इसका मतलब ये हुआ कि x पर जो डिस्टेंस है वो x आ गई है और इमेजिनरी एक्सिस पर जो डिस्टेंस आ रही है वो y आ रही है, राइट। एंड अब जब हम इसको कनेक्ट करते हैं पोल से तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, लाइक ये लिया, ठीक है। और ये हमने कार्टेशियन में रिप्रेजेंट किया। तो दिस गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। जब इसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो व्हाट वी आर कंसिडरिंग, एक इनिशियल लाइन होती है। तो हमने यहाँ पे इसको जो एक्स एक्सिस है इसको हमने इनिशियल लाइन एज्यूम किया था, और ये जो लाइन है, जो पॉइंट है, ये रोटेट करता है अलॉन्ग दिस ओरिजिन। ओरिजिन के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है, एंड थीटा इज डिनोटिंग द रोटेशन। अब जब ये रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मींस जब थीटा से कंप्लीट होकर ये वापस इनिशियल लाइन को टच कर लेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 पाई। तो इस इंटीग्रल को अगर आप ध्यान से देखें तो रोटेशन थीटा का जो दिया गया 0 से 2 पाई दिया गया। इट मींस कंप्लीट सर्कल की हम बात यहां कर रहे हैं, राइट। और हम इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो 1 है। यूनिट रेडियस का एक सर्कल दिया गया है, तो रेडियस हमने ले लिया 1, ठीक। और थीटा की जो वैल्यू है, रोटेशन सर्कल बन रहा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक। तो इस इंटीग्रल में हम यही लेके चल रहे हैं कि सर्कल के अराउंड आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको इंटीग्रेट करना है, राइट। अब जो क्वेश्चन दिया गया है हमें एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम का दिया गया है ये। अब इसमें रेसिड्यू थ्योरम किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए अब जो एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम की बात करते हैं तो रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट में एक बार आपको रिवाइज करना चाहूंगा। तो जो एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम है या स्टेटमेंट है रेसिड्यू थ्योरम का, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देख सकते हैं फॉर योर रेडी रेफरेंस। तो जो रेडी रेफरेंस के लिए मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, हम लोगों ने रेसिड्यू थ्योरम में पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन ऑफ z along dz is equal to 2 pi I and summation of residues
ठीक है। समेशन ऑफ जो रेसिड्यूज है वो क्या डिनोट कर रहा है कि जो पोल हमारे इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं, वेयर सी इज द सर्कल, क्लोज कर हमने एज्यूम किया था, तो सी के अराउंड जो पोल हमको मिल रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी मिल रहे हैं, उन सारे पर आपने रेसिड्यू कैलकुलेट किया, देन टेक द सम ऑफ रेसिड्यू और 2πi का मल्टीप्लाई किया। अब बात ये आती है कि जो रियल इंटीग्रल दिया गया है cos थीटा sin थीटा की टर्म में, इसको z की टर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसको आप देखिए। वी नो डेट, हम जानते हैं कि ऑयलर्स आइडेंटिटी हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। हम लिखते हैं e⁻i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लें इसका कॉन्जुगेट, तो e⁻−i थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस i sin थीटा, राइट। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, रेफरेंस के लिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 नाम दे दें। अगर आप अब यहां पर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ऑन एडिंग 1 and 2 तो इमेजनरी पार्ट कैंसिल हो गया, और मैं यहां लिख सकता हूं 2 cos थीटा इज इक्वल टू e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं cos की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से अब अगर आप 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, अगर 1 में से 2 को माइनस किया तो cos रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इमेजनरी आपस में जुड़ जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे हमने रियल पार्ट में cos थीटा की वैल्यू निकाली है, हम sin थीटा को लिख सकते हैं e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा अपॉन 2i, राइट। अब देखिए, अभी मजे की बात यहां पर देखिए आप, z इज इक्वल टू आर e⁻i थीटा आपने लिखा है यहां पर, अभी कुछ देर पहले हमने यहां डिस्कस किया है, राइट। z इज इक्वल टू आर e⁻i थीटा। अब इसमें हमने क्या किया, रेडियस रख दी है 1, तो अगर आपने z बराबर आर e⁻i थीटा में r की जगह रख दिया 1, तो क्या बन जाएगा, हम लिख सकते हैं यहां पर सिंस z इज इक्वल टू e⁻i थीटा एट r इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये cos थीटा क्या बन जाएगा, ये cos थीटा बन जाएगा हमारे लिए z प्लस z⁻−1 अपॉन 2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा z माइनस z⁻−1 अपॉन 2i। क्लियर है बच्चों। देखिए अब हमने क्या कर दिया, हमने बहुत ही इजी तरीके से जो इंटीग्रल cos थीटा sin थीटा की टर्म में था, अब हम उसको z की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये कन्वर्जन किया, r की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, तो हमारा z इज इक्वल टू e⁻i थीटा एक सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ठीक, ये यहां लिखा गया है, और r की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो z बराबर e⁻i थीटा जब आप लेते हैं तो cos थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं z प्लस z⁻−1/2 से, और sin थीटा को z माइनस z⁻−1/2i से। अब इस तरीके से ये जो इंटीग्रल है ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रल, और क्लोज करो कौन सा बन गया, सर्कल C। अब ये इंटीग्रल मेरा बन जाएगा f ऑफ z प्लस z⁻−1/2 कॉमा z माइनस z⁻−1/2i, और अब dz चाहिए क्योंकि हमारा फंक्शन d थीटा से z में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पर z बराबर e⁻i थीटा लिखा है, यहीं से अगर आप डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा dz इज इक्वल टू, थीटा के लिए डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा i e⁻i थीटा इंटू ये बन जाएगा d थीटा। यहां पर हम e⁻i थीटा को z रख सकते हैं, तो यहीं से हम लिख सकते हैं dz अपॉन iz इज इक्वल टू d थीटा। इसका मतलब हो गया d थीटा का कन्वर्जन भी मुझे मिल गया, तो d थीटा की जगह हम यहां लिख सकते हैं d थीटा अपॉन iz। अब ये जो इंटीग्रल यहां बन रहा है, इस इंटीग्रल को हम यूजुअल तरीके से जो हमने लास्ट वीडियोस में शेयर किया है अपने मेथड, उन मेथड को अप्लाई करते हुए रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके
इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। तो क्या याद रखना है हमको, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें z इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा लिया जाएगा। dz बराबर जब आपने डिफरेंशिएट किया तो d थीटा का रिप्लेसमेंट मिलेगा dz बाई आई जेड, और cos थीटा का रिप्लेसमेंट z प्लस जेड पावर माइनस वन बाई टू, साइन थीटा का रिप्लेसमेंट z माइनस जेड पावर माइनस वन बाई टू आई मिलेगा। अगर ये याद रहा आपको तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी मेथड को समझने के लिए। आपको दिया गया है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है एंड इसको इवेल्युएट करना है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, जो क्वेश्चन 0 to 2 पाई दिया इट मीन्स कंप्लीट सर्कल यहां बन रहा है। क्वेश्चन में इतना ही लिखा है, ठीक है। रियल इंटीग्रल इसमें कॉम्प्लेक्स आपको ये दिखाई नहीं देगा, बट वी हैव टू अप्लाई रेसिड्यू थ्योरम इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन में लेट e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू z, ठीक। जैसा आपने अपने पुराने स्लाइड में लिखा है, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, ऑन डिफरेंशिएशन मैं लिख सकता हूं आई e टू द पावर आई थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। यहां से आप लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा को z माना हुआ है हमने, तो ये बन जाएगा डी जेड बाय आई जेड। सबसे पहला काम ये हो गया। और जैसा हमने डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था, हमने पूरा डिटेल में यहां बताया था, हालांकि अब करके बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हमने लिखा था e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इन दोनों को ऐड करके हमने यहां से लिखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, ठीक। और यहां देख रहे हैं आप z को आपने e की पावर आई थीटा रखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/2 z प्लस z की पावर -1, तो z की पावर -1 को हम 1/z लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दें, ये चलिए z पावर -1 ही लिखते हैं अभी। इसी तरह से जो साइन थीटा है, साइन थीटा को आपने दोनों इक्वेशन जो ऊपर लिखी है e की पावर आई थीटा और e की पावर माइनस आई थीटा को माइनस किया, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। इसको लिखा जा सकता है 1/2i z माइनस जेड टू दी पावर -1। तो अब ये जो क्वेश्चन है, और हमने यहाँ क्या लिया है, r की वैल्यू 1 लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 है तो r इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अब ये बन जाएगा इंटीग्रल अलोंग सी, वेयर सी इज द क्लोज्ड कर्व, है ना। और डी थीटा की जगह क्या लिख देंगे आप, डी जेड बाई आई जेड। तो हम यहां लिख देते हैं डी जेड अपॉन आई जेड, ये आ गया डी थीटा का रिप्लेसमेंट। ब्रैकेट में है 5 माइनस 3 कॉस थीटा, केवल कॉस ही है यहाँ पर, तो साइन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें, तो माइनस का 3 कॉस थीटा की जगह आएगा 3, कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट क्या है z प्लस जेड पावर -1/2, तो यहां हम लिख देते हैं 3/2 z प्लस 1/z, और ये पूरा यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहां पर जो c दिया गया है ये एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा अलोंग मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये स्टेप बन जाती है यहां से इंटीग्रल अलोंग c dz अपॉन आई जेड
dz अपॉन iz ब्रैकेट में 5 माइनस 3/2, यहां पर आपने लिया है z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में z, राइट, और सर्कल वही चल रहा है। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम आगे लिखते हैं। तो देखिए अब आगे क्या सिंप्लीफिकेशन बन रहा है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, हम 1/i को इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, 1/i इज आउटसाइड द इंटीग्रल, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, न्यूमरेटर में dz है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा z, ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर एलसीएम लेके लिखेंगे तो 2z का एलसीएम 5 को में मल्टीप्लाई किया तो 10z आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर -3 है, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3z स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 और होल अपॉन में आ जाएगा 2z। ठीक, यहां पर z से z कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 में जो 2 आ रहा है आप न्यूमरेटर में ले आ सकते हैं, तो 2/i मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट था इसलिए, इंटीग्रल dz अपॉन, और जो डिनोमिनेटर में बच रहा है ये बच गया आपका 10z माइनस 3z स्क्वायर माइनस 3, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस का 2/i इंटीग्रल अलोंग c dz अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z, माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 3। ये इक्वेशन हमको मिल रही है, सही है। अब क्या करना होगा, हमने जो रियल इंटीग्रल था थीटा की टर्म में, कॉस थीटा की टर्म में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट सर्कल अलोंग सी, और z की टर्म में फंक्शन आ गया। नाउ वी आर एबल टू अप्लाई रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो नाउ रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेसिड्यू क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या पोल होगा अब इसमें देखिए जरा, पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर डिनोमिनेटर विद 0, तो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3, इसको इक्वेट किया 0 से, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप किसी तरह से भी इसको सॉल्व कर लें, श्रीधराचार्य लगा दीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, तो मैं यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वी रिक्वायर 2 नंबर सच डेट इनका मल्टीप्लीकेशन प्लस का 9 आ जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस का 10 हो, तो ऐसा पेयर मुझे मिल जाएगा, क्या मिलेगा 9 और 1, तो हम माइनस का 9z माइनस का z लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई प्लस का 9 आ जाएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस का z आ रहा है, 10z इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से 3z कॉमन लिया तो ये बन जाएगा यहां से z माइनस 3, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये z यहां गलत लिखा गया है, ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन हो गया, तो z माइनस 3 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, और ये बन गया 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहां से मिल जाता है z इज इक्वल टू 3 एंड 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डेट इज z इज इक्वल टू 1/3। देर आर 2 पोल्स, राइट, एक पोल के आगे आपका z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड 1 पोल इज z इज इक्वल टू 1/3। कोई इश्यू यहां पर, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमने यहां पर पोल कैलकुलेट कर लिए। हमारा जो इंटीग्रल था मैं पिछले ही स्टेप से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो माइनस का 2/i इंटीग्रल अलोंग c dz अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3 आ रहा था, एंड पोल हमने कैलकुलेट कर लिए हैं अपने पिछले स्लाइड में। पोल आ रहे हैं, पहला पोल है हमारा z इज इक्वल टू 3 और दूसरा पोल है 1/3। देयर आर 2 पोल्स। नाउ क्या चेक करना होगा, चेक विच पोल इज लाइंग आउट इनसाइड द सर्कल, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेसिड्यू थ्योरम की, इनसाइड द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1।
अब देखिए बहुत इजी तरीका है, हम यहाँ पर चाहें तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिट सर्कल ले सकते हैं जिसकी रेडियस आपने ले ली 1, रेडियस 1 का सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये मिल गए 1,0। अब आपका z इज इक्वल टू 3 जो है रियल नंबर, ये इमेजनरी पार्ट कुछ है ही नहीं, तो z इज इक्वल टू 3 कहाँ पर आएगा, ऑब्वियसली ये 1 रेडियस है तो 1, इसके बाद 2 यहाँ पर आएगा और 3 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, तो z इज इक्वल टू 3 वाला पॉइंट यहाँ लोकेट कर रहा है। और जो 1/3 है दूसरा पोल, 1/3 ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, तो 1/3 विल लाई इनसाइड द सर्कल। ठीक, तो यहां से हमने डिसाइड किया कि 1/3 सर्कल के अंदर लाई कर रहा है एंड 3 इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, आप इस इक्वेशन में जो z मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है, z बराबर 1/3 रख दीजिए, तो मॉड 1/3 लिया तो इसका जो मॉड आएगा वो क्या जाएगा 1/3 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 1/3 आएगा जो कि लेस देन 1 है। उसी तरीके से मॉड ऑफ 3 लेते हैं तो मॉड ऑफ 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो वो ग्रेटर देन 1 आ गया। तो यहां से आप बता सकते हैं कि जो पोल है z इज इक्वल टू 1/3 लाइज इनसाइड mod of z is equal to 1 and z is equal to 3 lies outside of mod of z is equal to 1। now अब क्या करना होगा, अब हम अप्लाई कर रहे हैं रेसिड्यू थ्योरम। तो रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट में लिखता हूं यहाँ पर, रेसिड्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट है आप लिख दीजिए। तो नाउ अकॉर्डिंग टू रेसिड्यू थ्योरम हम लिख सकते हैं रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल ऑफ fz dz is equal to 2 pi I summation of residues at pole inside C। तो यहां से हमारा जो इंटीग्रल है मैं इसको लिख देता हूं। तो हमारा जो इंटीग्रल आ रहा है यहाँ पर वो है माइनस का 2/i इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3। ठीक है ना। अब हमको रेसिड्यू निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ लिखते हैं दिस कैन बी गिवन बाय -2/i। 2/i तो कांस्टेंट है बाहर, ऐसे कैसे चल रहा है। अब इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 1/3। रेसिड्यू एट 1/3 का जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट करना है। तो नाउ रेसिड्यू ऑफ fz का जो फॉर्मूला है z इज इक्वल टू a पर मैं वो लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू a z माइनस a f ऑफ z। यहां पर z की वैल्यू 1/3 है तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ फंक्शन ऑफ z एट 1/3 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1/3, एक की वैल्यू 1/3 है, z माइनस 1/3 इंटू एफ जेड। इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है वो है 1/3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 1/3 z माइनस 1/3। इसको फैक्टराइज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, इसको फैक्टराइज करते हुए मैं लिख सकता हूं दिस इज, अपनी इक्वेशन सॉल्व की थी तो एक वैल्यू आ रही है 3 और एक आ रही है 1/3। ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं
दिस विल बी 3z माइनस 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी z माइनस 3। हमारे जो वैल्यूज हैं मतलब जो फैक्टराइजेशन है इक्वेशन का वो बनता है 3z माइनस 1 z माइनस 3। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है उसमें यही फैक्टराइजेशन हमारा मिल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो z इसको जब हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ से लिमिट z टेंस टू 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा 3z माइनस 1 अपॉन 3। इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं अपॉन में 3 और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से दिस इज, इसको हम ऐसा लिखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, अपॉन में आ जाएगा 3z माइनस 1 z माइनस 3। 3z माइनस 1 से कैंसिल हो गया तो यहां बन गया हमारा लिमिट z टेंस टू 1/3। यहां पर आ गया 1/3 इंटू z माइनस 3। z की वैल्यू 1/3 रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो यहां से जो वैल्यू मिलकर आ रही है रेसिड्यू की वो वैल्यू कितनी मिल जाएगी देखिए जरा। तो ये बन जाएगा z की जगह 1/3 रखा आपने तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये बन जाएगा 1 माइनस का 8। ठीक है, z की जगह आपने 1/3 रखा, एलसीएम लिया 3 3 9। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस होंगे तो 1/8 इज द रेसिड्यू एट 1/3। इतना क्लियर है। अब क्या करना होगा, अब हम इस 1/8 को अपने ये जो फॉर्मूला है यहां पर रख देंगे जो दिया गया था। तो जब हम यहाँ 1/8 की वैल्यू रखते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें आगे बढ़ता हूँ माइनस का 1/8 वैल्यू हम रख रहे हैं कहाँ पर अपने इंटीग्रल में। तो मैं लिख रहा हूँ जो इंटीग्रल था मेरा वो था माइनस का 2/i इंटीग्रल अलोंग c dz अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3। हमने रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करी तो यहां पर आया था 2πi इंटू रेसिड्यू आपका कितना आ रहा है माइनस का 1/8 माइनस का 1/8। जब हमने सॉल्व किया तो क्या जाएगा i से i कट गया प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4 2 8। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर π/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इंटीग्रल सॉल्व किया है अभी 0 to 2π डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, हमने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके इसको आपने लिखा 1/2i dz अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3। इसकी वैल्यू आ रही है π/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये मैंने बहुत ही डिटेल वे में सिंपल तरीके से आप लोगों को कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज बताया है टू इवेल्युएट रियल इंटीग्रल। इस वीडियो में इतना ही है। आगे के जो चैप्टर्स हैं वो हम बहुत ही जल्दी शेयर करने वाले हैं एंड ड्यूरिंग दैट कीप लर्निंग, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखें क्योंकि एग्जाम टाइम आ गया है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।